हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों? तो साथियों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था शैशवावस्था के बारे में कुछ मूल जानकारियां कि शैशवावस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है। वृद्धि और विकास हम लोग पढ़ रहे थे, और वृद्धि और विकास में हम लोग जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं का अध्ययन अभी हम लोग कर रहे थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को लगभग सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और इसके आगे हम चलते हैं इसी क्रम में कि शैशवावस्था का जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो साथियों, आज हम आपको ऐसे फील कराएंगे कि जैसे कि हम लोग अपनी रियल लाइफ के बारे में पढ़ रहे हूँ, या हमारे घर में कोई बच्चा होगा तो वो जो जो ये करता है उसके अंदर ये जो लक्षण हैं, जो विशेषताएँ हैं, उन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है? तो क्या क्या विशेषताएँ होती हैं एक शिशु में इस उम्र में, जो हमने बताई आपको कि जब बच्चा जन्म लेता है और 6 वर्ष तक जो उसकी अवस्था होती है उसको हम साथियों शैशवावस्था कहते हैं। तो शैशवावस्था में उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, प्रमुख विशेषताएं जो हैं, उन कुछ विशेषताओं की मैंने बात की है, वो यहाँ पर लिख रखी है। तो साथियों, सबसे पहली जो विशेषता है उसकी बात कर लेते हैं कि सबसे पहली जो विशेषता इसमें बताई गई है, शारीरिक विकास सबसे तेज। तो साथियों, इस उम्र में या इस अवस्था में बाकी अवस्थाओं की अपेक्षा शारीरिक विकास जो होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। यानी इस उम्र में बच्चा जो बढ़ता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है, इसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी गति बढ़ती है, लेकिन इस उम्र में जो शारीरिक विकास है इसका साथियों सबसे तेज होता है। ठीक है? यानी कि शारीरिक विकास सबसे तेज शैशवावस्था में होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य की किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है? तो साथियों, वो क्या आंसर होगा आपका? वो यही होगा, शैशवावस्था। ठीक है? अब इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार भी लगा लेना आप लोग, नार्सिसिज्म की भावना। इस अवस्था में जो पाई जाती है नार्सिसिज्म की भावना पाई जाती है, यानी कि स्वयं प्रेम की भावना। स्वयं प्रेम की भावना का मतलब ये होता है कि बच्चा इस उम्र में सिर्फ खुद से प्रेम करता है, खुद के भले के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है सिर्फ। ठीक है? यानी कि इस उम्र में जो बच्चा है उसको खुद से प्रेम होता है, स्वयं प्रेम जिसको बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में नार्सिसिज्म कहा गया है। तो इस उम्र में बच्चे के अंदर नार्सिसिज्म की भावना होती है, समझ रहे हैं? और ये होनी भी चाहिए, खुद से ही हमें प्रेम करना चाहिए। बाकी संसार में जितने प्रेम हैं सब झूठ हैं, सब फरेब हैं, सब मोहमाया है। तो जो स्वयं का जो प्रेम होता है वही सच्चा प्रेम होता है। और जिस व्यक्ति ने स्वयं से प्रेम करना नहीं जाना वो शायद किसी से प्रेम भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, सिर्फ खुद से प्रेम करना सीखें और वही प्रेम सच्चा होता है। ठीक है? तो स्व प्रेम की भावना जो होती है इस उम्र में होती है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वो खुद से प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अगला आ जाता है कि इस उम्र में जो मानसिक विकास होता है वो थोड़ा धीमी गति से होता है। यानी इस एज में मानसिक विकास जो है वो धीमा होता है और की आगे की स्टेजों की अपेक्षा। ठीक है? आगे हम बताएंगे कि मानसिक विकास सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है, लेकिन इस अवस्था में जो होता है धीमा होता है थोड़ा। ठीक है? अब आगे आ जाते हैं, इस अवस्था में खेलों में रुचि होती है। बच्चों का जो रुचि होती है इस अवस्था में खेलों में रुचि होती है, खेल बहुत खेलता है, सबसे ज़्यादा ध्यान वो खेलों को देता है। आप उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे बेटा ये कर दो वो कर दो, ध्यान नहीं देगा, खेलों से उसको मतलब होता है। छोटे बच्चे खेलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है? उनका लगभग हर चीज़ में कोई ना कोई खेल ही लगता है उनको। अब आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे को दिन भर मोबाइल में वीडियो गेम वगैरह लैपटॉप पर खेलते रहते हैं। पहले क्या था, थोड़े बच्चे घर पे मम्मा पापा के साथ खेल रहे थे, दादी की नानी की कहानियाँ सुनते थे तो उनके साथ खेलते थे। और आजकल के बच्चे तो क्या चाहते हैं आप, टेक्निक का ज़माना, तो सब सोशल मीडिया से कनेक्ट होने लगते हैं छोटे से ही बच्चे। तो बच्चे इस उम्र में खेलों में रुचि ज़्यादा लेते हैं। अगली चीज़, इस उम्र में बच्चा होता है पर निर्भर, यानी पर निर्भरता। जो बच्चा होता है साथियों वो इस एज में स्वयं से अपने कार्य नहीं कर पाता है, पर निर्भर होता है, मम्मी पापा पर निर्भर होता है या अपनों से बड़ों पर निर्भर होता है। जैसे कि इस उम्र में बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं स्वयं से नहा नहीं सकते हैं, स्वयं से कुछ खा नहीं सकते हैं, स्वयं से अपने कार्य वो खुद नहीं कर पाते हैं। यानी ये बच्चे जो होते हैं वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इस उम्र में इनका एक विशेषता ये भी है कि ये पर निर्भर होते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, पर निर्भरता। ठीक है? अब इसमें जाते हैं अनुकरण की आदत, अगला पॉइंट है। अगली विशेषता इनके अंदर अनुकरण की आदत, ये अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण की आदत का क्या मतलब होता है? जैसे हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं कि बेटा बोलो पापा, तो वो अनुकरण करता है पापा, बोलो बेटा मम्मी,
मम्मी, ठीक है। इसी तरह से प्रवृत्ति उसमें धीरे धीरे विकसित हो जाती है। अब क्या होता है, बच्चा कोई बंदा कोई काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ काम कर रहा है तो वो बच्चा उसकी कॉपी करना चाहता है, उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है। छोटे बच्चे हमने देखो, घर पे कोई काम चल रहा है, अगर मान लिया कोई काम चल रहा है तो बड़ा बच्चा मतलब जिसमें घर में परिवार में बड़ा व्यक्ति है या उसके मम्मी पापा हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो बच्चा बोलता है लाओ पापा मैं कर देता हूँ, भले ही उस पर हो ना, लेकिन उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वो काम करने के लिए आगे आता है, ठीक है। अनुकरण की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, वो सोचता है कि ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वो भी उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इसकी विशेषता ये भी होती है कि अनुकरण की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और इसी के साथ में इसका अगला पॉइंट है काम प्रवृत्ति, यानी सेक्स। इस उम्र में जो बच्चा होता है उसकी काम प्रवृत्ति जो होती है वो तीव्र होती है। अब काम प्रवृत्ति सेक्स का मतलब वो सेक्स का नहीं होता है, वो इस उम्र में बच्चे में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें सेक्स के जो लक्षण हैं वो इसको इसमें उस तरह से मान सकते हैं जैसे इस उम्र में बच्चा चूसना सीख जाता है, ठीक है, या कोई और काम करना सीख जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को इसकी काम प्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रवृत्ति इस उम्र में सबसे तीव्र होती है, समझ रहे हैं आप। अब इसके आगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है कि इस उम्र में दो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस अवस्था की विशेषता ये, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि, एक ओडिपस ग्रंथि। इसको बहुत ध्यान से समझना साथियों, बहुत बार ये प्रश्न आया है परीक्षाओं में और अक्सर आता रहता है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि का मतलब होता है पितृ प्रेम और ओडिपस ग्रंथि का होता है मातृ प्रेम। जो इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है ये बालिकाओं में विकसित होती है और ओडिपस ग्रंथि जो होती है बालक में विकसित होती है। इसको हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कि इस उम्र में जो बालिका होती है वो अपने पिता की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है, यानी जो बालिका को प्रेम होता है वो अपने पिता से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो बालक होता है वो अपनी माता की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, उसको अपनी माता से ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए इसको मातृ प्रेम बोला गया है। लेकिन और इसी का एक नाम और होता है साथियों इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि का, इसको हम लोग बोलते हैं समलिंगी ईर्ष्या, यानी कि अपने समान लिंग वाले से ईर्ष्या। जैसे थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं, बालक बालिका है, अब बालिका को ग्रंथि का यानी इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है इसमें बालिका के प्रेम की बात करते हैं, पितृ प्रेम की बात करते हैं। यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि में बच्चे जो होती है बालिका होती है, इसमें बताया गया कि वो अपने पिता से प्रेम करती है, और ओडिपस ग्रंथि में माता से बालक प्रेम करता है। अब इसको थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे सपोज दैट इसको क्यों कहा गया पितृ प्रेम और क्यों कहा गया समलिंगी ईर्ष्या। जैसे बालिका कोई अपने पिता से प्रेम करती है और उसको लगता है कि हमारे पिता से वो जो प्रेम कर रही है उसके बीच में उसकी माता कहीं ना कहीं पे बाधा बनती है, तो इसीलिए उसको अपनी माता से ईर्ष्या हो जाती है बालिका को, ये पितृ प्रेम हो गया। और मातृ प्रेम में बालक को अपनी माता से प्रेम होता है, लेकिन उसको लगता है कि हमारी और हमारे माता के प्रेम में हमारे पिताजी कहीं ना कहीं टीवी के ऐड की तरह आ जाते हैं, तो उसको अपने पिता से थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मातृ प्रेम। हालांकि ये एक तरह से भ्रम है, धीरे धीरे जब बच्चा उम्र बढ़ती है, जब समझदार हो जाता है और ये चीज़ फिर वो समझने लगता है, फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये इस उम्र का एक विशेषता बताई गई है। अब अगले आ जाते हैं समायोजन की अवस्था। इस उम्र में बच्चा धीरे धीरे समायोजन करना सीखने लगता है। फिर इसी उम्र में एक अगली कारण है जिज्ञासु प्रवृत्ति, ये अवस्था भी है जिज्ञासु प्रवृत्ति। इस उम्र में जो बच्चा होता है बहुत जिज्ञासु होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु का जैसे मतलब होता है, मान लिया प्रश्न बार बार पूछता है अपने माता पिता से या किसी, मान लीजिए सपोज दैट पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, अब आप बहुत दुखी हैं, अब बच्चा पूछता है पापा क्या हो गया, अब आप उसको बताओगे बेटा वो बीमार थे इसलिए वो उनकी डेथ हो गई, तो बच्चा कहेगा पापा वो बीमार क्यों थे, अब उनको बताओगे बेटा ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी, फिर कहेगा पापा लोग बीमार क्यों होते हैं, तो आप एकदम झल्ला जाओगे, गुस्सा आ जाएगी आपको, चुप बैठ यार। तो बच्चे की प्रवृत्ति होती है जिज्ञासु प्रवृत्ति कि लगातार वो कुछ ना कुछ जानना नया चाहता है, नया लगातार कुछ ना कुछ पूछता रहता है आपसे, तो ये प्रवृत्ति होती है सहस्रावस्था की विशेषता। अब इसी अवस्था में व्यवस्था होती है संवेग सामाजिकरण की क्रिया के लक्षण सबसे तेज। संवेग सामाजिकरण की प्रक्रिया के लक्षण सबसे तेज। इस अवस्था में बच्चे के जो संवेग होते हैं
वो सबसे तीव्र रूप से हावी होते हैं। जो संवेग उसमें है वो समाजीकरण की प्रक्रिया के लक्षण सबसे पहले आने लगते हैं इस अवस्था में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार। मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो अपने मूल प्रवृत्ति के जो व्यवहार है वो करते हैं। अब इस उम्र में बच्चे की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? रोना, हाथ पैर मारना, दूध पीना। ठीक है, यही तो मूल प्रवृत्ति होती है। तो वो इन मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार भी करता है। ठीक है, अब इसी में आ जाता है दूसरे शिशुओं में रुचि। इस उम्र में बच्चों को क्या होता है? दूसरे शिशुओं को रुचि होती है। मान लिया उसका बच्चा खड़ा है या कहीं बैठा है, अब पास में उसके दूसरा बच्चा बैठा है, अब उसको बहुत ध्यान से वैसे देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। मतलब उसमें उसको रुचि बहुत होती है, दूसरे शिशुओं में उसको रुचि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है। अब इसी में एक आ जाता है, इसकी विशेषता क्षणिक मित्रता। मित्रता इसमें बहुत क्षण भर की होती है। जैसे सपोज दैट छोटा सा बच्चा है, नर्सरी में पढ़ रहा है, उसका स्कूल में एडमिशन हुआ है, अब वो स्कूल में जाने लगा। ठीक है, उदाहरण देता हूँ, समझने की कोशिश करना। अब वो मम्मा से अपनी बोलता है, मम्मा मम्मा मैंने एक अपना दोस्त बना लिया है, आज मेरे लिए आप उसमें मेरे टिफिन में खाना थोड़ा ज़्यादा रखना या पराठे 2 ज़्यादा रखना, मैं अपने फ्रेंड को खिलाऊंगा। अब मम्मा सोचती है यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बेटे ने दोस्त बना लिया है। ठीक है, अब मित्रता होगी उसकी। अब क्या कहते हैं, अगले दिन वो आता है कपड़े फटे हुए रोता हुआ घर पे आता है। अब मम्मा पूछती बेटा क्या हुआ? तो बच्चा कहता मम्मा मेरे फ्रेंड ने मुझको मारा। तो यानी कि कल वो उसके लिए खाना ले जा रहा था और आज उसने उसको मारा। तो यानी कि उनकी क्षणिक भर की मित्रता होती है और क्षणिक में खत्म हो जाती है। तो इस उम्र की एक विशेषता ये भी होती है, क्षणिक मित्रता। इसी उम्र में साथियों नैतिकता का अभाव भी पाया जाता है। नैतिकता का अभाव का मतलब ये है कि इस उम्र में बच्चों में कोई नैतिक गुण ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। जैसे मान लिया बच्चे को आप कुछ खाने को देंगे तो आपका तो वो ले लेगा, आप उससे मांगेंगे आपको नहीं देगा। ठीक है, आपने समझ रहे बच्चे को पूरा मिठाई का डिब्बा दे दिया, अब चाहे वो मिठाई का डब्बा सड़ जाए खराब हो जाए लेकिन वो आपको नहीं देगा खाने के लिए। तो इसका मतलब है कि बच्चों में इस उम्र में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो ये साथियों कुछ मुख्य विशेषताएं थी जो कि शैशवावस्था में शिशुओं में या बच्चों में पाई जाती है। अब साथियों कल हमने पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में, कि शैशवावस्था के जो किस किस नामों से जाना जाता है, क्या क्या नाम है, वो तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे कि शैशवावस्था को क्या क्या परिभाषाएं दी हैं किन किन मनोवैज्ञानिकों ने। एक ये बात और बताना मैं भूल गया साथियों, कि शैशवावस्था जैसे कल मैंने आपको बताई थी 0 से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष की उम्र होती है, लेकिन इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व शैशवावस्था जिसको 0 से 3 वर्ष माना गया, यानी जन्म से 3 वर्ष। एक होती है उत्तर शैशवावस्था जिसको 3 से 6 वर्ष माना गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। जो मुख्य परिभाषाएं हैं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं उनकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं शैशवावस्था की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटसन जी की, कि वाटसन जी ने इसमें क्या कहा है। वाटसन जी ने कहा कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता किसी भी अन्य अवस्था से ज़्यादा होती है। यानी कि इस उम्र में जो बच्चा सीखता है और जिस तीव्र गति से सीखता है वो और उम्र की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ये कहा है वाटसन जी ने। ठीक है साथियों, अब दूसरी परिभाषा यहाँ पे आ जाती है न्यूमैन जी की, ये वाटसन जी की हो गई। न्यूमैन ने क्या कहा कि शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में शुरू के जो उसके 5 वर्ष हैं, उन 5 वर्ष की अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास की आधारशिला होती है। यानी जो 5 वर्ष होते हैं उसमें जो बच्चा जितना मजबूत हो जाएगा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, वही अवस्था शैशवावस्था होती है। यानी शुरुआत के 5 वर्ष की अवस्था शारीरिक और मानसिक विकास की आधारशिला होती है, यानी कि नींव होती है। शुरुआत के जो 5 वर्ष होते हैं बच्चों की मानसिक और शारीरिक रूप से आधारशिला होती है। ये बात किसने कही है? न्यूमैन महोदय ने। ठीक है साथियों, अब अगले आ जाते हैं गुड्स इनफ जी ने क्या कहा। इनका गुड इनफ भी कुछ जगह नाम आपको मिल जाएगा, कुछ जगह मिल जाएगा गुड्स इनफ। तो गुड्स इनफ जी ने क्या कहा कि संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास के आधार का सिर्फ शुरुआत के 3 वर्षों में हो जाता है। संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास का आधार सिर्फ शुरुआत के 3 वर्षों में हो जाता है। यानी जो संपूर्ण जीवन में बच्चे का माइंड विकसित होता है, ठीक है, संपूर्ण जीवन में जो बच्चे का मानसिक विकास होता है उसका आधार शुरुआत के 3 वर्षों में हो जाता है।
यानी जो शुरुआत के 3 वर्षों में उसका माइंड डेवलप होता है, तो वो उसका आधार बनने लगता है जो पूरे संपूर्ण जीवन में वो विकसित करेगा। उसका शुरुआत के 3 वर्षों में ही आधार बन जाता है। ठीक है, ये बात कही है गुडसिनफ जी ने। अब अगली परिभाषा है रॉस महोदय की। रॉस ने क्या कहा है कि शिशु कल्पना का नायक है जिसका भली भांति निर्देशन आवश्यक है। यानी जो शिशु है वो कल्पना का हीरो है, कुछ भी कल्पना कर सकता है। वो अपने मन में जो उसके विचार आ रहे हैं वो उसकी कल्पना है, कुछ भी सोच सकता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि छोटा सा शिशु कल्पना करता है और बताता है, बड़ी लंबी लंबी फेंकता है, बोलता है कि मैंने हाथी को मारा, मैंने शेर को मारा, ठीक है, मैंने आज उसको मारा, इसको मारा, मैं जी हूँ, मैं वो हूँ। तो कल्पना ऐसी वो करता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। अब सपोज दैट जब बच्चा शुरुआत से ये कल्पना करने लगता है, अब अगर हम उसका निर्देशन नहीं करें, भली भांति निर्देशन नहीं करें, तो गड़बड़ हो जाएगा। सपोज दैट कभी हाथी सामने आ गया तो क्या होगा, बच्चा मार तो ना पाएगा, उसको उठा के फेंक देगा। अब हाथी उसको उठा के फेंक देगा, तो उसको हमको क्या करना है, भली भांति उसका निर्देशन करना होगा। नहीं सपोज दैट कभी हाथी उसके सामने आ ही गया तो वो तो उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये कहा है रास महोदय ने कि शिशु कल्पना का नायक है या हीरो है जिसका भली भांति निर्देशन आवश्यक होता है। ये कहा है रॉस महोदय ने। अब अगली परिभाषा बहुत फेमस परिभाषा है थार्नडाइक जी की। थार्नडाइक महोदय ने कहा है कि शुरुआत के 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्नों में खो रहते हैं। जो 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं वो अपने अर्ध सपनों में खो रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं माइंड में और अपने में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, तो ये बात कही है थार्नडाइक महोदय ने कि 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं वो अर्ध सपनों में खोए रहते हैं। ठीक है साथियों। अब अगली परिभाषा किसने कही है, एडलर महोदय ने। एडलर महोदय ने इनके लिए क्या कहा है, मान विभूतियों के लिए उन्होंने कहा है कि जन्म के कुछ समय बाद ही ये निश्चित हो जाता है कि बच्चे का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। कहते हैं ना कि लाल के पैर पालने में दिखने लगते हैं। कहावत बहुत पुरानी है और सही भी है काफी हद तक। तो वही बात एडलर ने कहा है कि जन्म के कुछ समय बाद ये निश्चित हो जाता है कि बच्चे का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। यानी बच्चे के कैरेक्टर उसको बता देते हैं कि आगे चल के ये कैसा क्या बनेगा और कैसे कैसे ये आगे चल के काम करेगा। तो भावी जीवन का स्थान कहाँ है ये बात पता चल जाती है जन्म के कुछ समय बाद। ये कहा है एडलर महोदय ने। अब अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रोज की, बहुत फेमस परिभाषा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी। ये बात क्यों इन्होंने कही है, बहुत जरूरी बात है ये बताना, क्योंकि 20वीं शताब्दी से पहले माना गया था कि बच्चा है यार, वो तो उसमें क्या है, उसको कुछ ना नॉलेज है ना कुछ जानकारी है, पगला है, कोरी पटिया बताया गया बच्चों को, खाली दिमाग बताया गया, खाली स्लेट बताया गया। ठीक है, लेकिन क्रो एंड क्रो जी ने कहा ऐसा नहीं है, जो बच्चे हैं वो सब जानते हैं। यहाँ तक कि जीन पियाजे महोदय ने तो ये तक कह दिया है कि बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक है। जीन पियाजे जी ने बच्चे की समानता वैज्ञानिक से कर दी। क्यों कर दिए, वास्तव में बच्चे छोटी उम्र से बहुत कुछ सीखने लगते हैं, बहुत कुछ करने लगते हैं। और 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो जी ने इसलिए भी कहा है क्योंकि इस शताब्दी में ही सबसे ज़्यादा बच्चों का काम हुआ है, सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर काम हुआ, बच्चों पे अध्ययन हुआ है, इसलिए इस शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, क्रो एंड क्रो। ठीक है, अब अगले आ जाते हैं फ्रायड महोदय की बहुत फेमस परिभाषा ये है कि मानव शिशु को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यही बात लगभग उसी भी मैंने बताई थी कि गुड इनफ ने कहा है, तो गुड इनफ ने कहा है और गुड इनफ जो हैं वो इनके ही चेले हैं फ्रायड के। तो फ्रायड ने वही बात कही थी पहले ही कि मानव शिशु को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, आगे चलते जो बनेगा 4-5 वर्षों में दिखने लगता है, उसका जितना डेवलपमेंट होता है वो शुरुआत में ही होने लगता है। अब अगली परिभाषा स्ट्रैंग महोदय की, ये हमने कल ही बता दिया था आपको, जो उसके नाम बताए थे उसमें ही हमने बता दिया था कि शुरुआती 2 वर्षों में बच्चों के भावी जीवन की आधारशिला है। जो शुरुआत के 2 वर्ष हैं वो बच्चे के भावी जीवन की आधारशिला है। ठीक है, तो ये बात मैंने कल ही बताई थी आपको, जीवन की आधारशिला, ये स्ट्रैंग महोदय ने कहा। सहस्रावस्था सीखने का अनोखा काल है, ये वैलेंटाइन महोदय ने कहा, ये भी हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया। सीखने का अनोखा काल किसे कहते हैं, सहस्रावस्था को कहते हैं। ये बात किसने कही है, वैलेंटाइन ने। ठीक है,
अब अगला आ जाता है गैसेल महोदय की एक अच्छी परिभाषा है ये भी कि प्रथम 6 वर्षों में बालक 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। जो शुरुआत के 6 वर्षों में बच्चा सीखता है वो 12 वर्षों में भी नहीं सीख पाता है। ये बात कही है गैसेल महोदय ने कि शुरुआत में जो 6 वर्ष में बच्चा सीख लेता है वो 12 वर्ष के दुगना सीख लेता है। आप देखते होंगे कि इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा पोएम याद कर लेते हैं, वो चीज़ें जीवन भर याद रहती हैं जो बचपन में हमने याद की थी, प्राइमरी में हमने याद की थी या हमने नर्सरी में जो चीज़ें याद की वो हम लोग को आज भी याद है। तो इसीलिए इन्होंने गुडसरनम जी ने कहा है, सॉरी गैसेल जी ने कहा है कि प्रथम 6 वर्षों में बालक 12 वर्ष का दोगुना सीख लेता है। ये सही बात है, ठीक है। अब लास्ट परिभाषा एक रूसो महोदय ने कही है जो बहुत बड़े प्रकृतिवादी हुए हैं रूसो जी। उन्होंने कहा कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके शुरुआती शिक्षक हैं। क्यों है ये शुरुआती शिक्षक? क्योंकि इस उम्र में बच्चा जो भी संकेत करता है, जो भी संवेग करता है वो हाथ, पैर और नेत्र से ही करता है। तो शुरुआत में यही कहा गया है कि बालक के हाथ, पैर, नेत्र उसके शुरुआती शिक्षक हैं। ये कहा है रूसो महोदय ने। तो साथियों शैशवावस्था लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पूरी कोशिश की शैशवावस्था से जो चीज़ें आती हैं वो आपको बताने की, ठीक है। और आपको जैसा भी लगा वो हमको बताइए शैशवावस्था कैसा लगा टॉपिक। हम अगले लेक्चर में साथियों आपके लिए लेकर आएंगे बाल्यावस्था, ठीक है साथियों। तब तक रखिए, नमस्कार, धन्यवाद। और आपको इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।